डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर रासायनिक ऊष्मागतिकी यानी केमिकल थर्मोडायनामिक्स पर बात कर रहे हैं। ये विज्ञान असल में भौतिक और रासायनिक बदलावों के साथ जो ऊर्जा बदलती है ना, उसका अध्ययन करता है और ये समझने में मदद करता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे में कैसे बदलती है। तो हमारा आज का केंद्रीय सवाल ये है कि रासायनिक ऊष्मागतिकी की जो भविष्यवाणी करने की क्षमता है वो व्यवहारिक रूप से मतलब असल दुनिया में कितनी उपयोगी है। देखिए, हम जानते हैं कि ये बता सकती है कि कोई प्रतिक्रिया संभव है या नहीं, और अगर है तो किस हद तक होगी। लेकिन ये हमें ये नहीं बताती कि वो प्रतिक्रिया कितनी तेजी से होगी या फिर किस रास्ते से, मतलब किस क्रियाविधि, किस मैकेनिज्म से होगी। मेरा मानना है कि किसी प्रतिक्रिया की संभाव्यता यानी फिजिबिलिटी और उसकी सीमा यानी एक्सटेंट की भविष्यवाणी करने की क्षमता ही रासायनिक ऊष्मागतिकी को मौलिक रूप से महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी बनाती है। और मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि प्रतिक्रिया की दर मतलब उसकी रफ्तार और उसकी क्रियाविधि के बारे में जानकारी की कमी इसकी व्यावहारिक भविष्यवाणी शक्ति को आप कह सकते हैं काफी हद तक सीमित कर देती है, जिससे इसकी उपयोगिता पर एक सवाल उठता है। चलिए इसी बिंदु से शुरू करते हैं। मेरे विचार में रासायनिक ऊष्मागतिकी की जो असली ताकत है वो ऊर्जा के परिवर्तनों को समझने और मापने में है। ये हमें एक तरह का आधारभूत ढांचा देती है ये जानने के लिए कि ऊर्जा कैसे बदलती है। जैसे मान लीजिए एक बैटरी या ड्राई सेल में रासायनिक ऊर्जा कैसे बिजली में बदलती है। ये हमें बताती है कि ऊर्जा के नजरिए से क्या मुमकिन है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, ये हमें किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की संभाव्यता की भविष्यवाणी करने की क्षमता देती है। मतलब क्या कोई प्रतिक्रिया अपने आप बिना किसी बाहरी मदद के स्वतः प्रवर्तित रूप से हो सकती है, और अगर हाँ तो संतुलन यानी इक्विलिब्रियम तक पहुंचने से पहले ये कितनी आगे बढ़ेगी। संतुलन, हाँ, वो अवस्था जहां आगे और पीछे जाने वाली प्रतिक्रिया की दर बराबर हो जाती है और नेट परिवर्तन रुक जाता है। तो ये जानना कि ज्यादा से ज्यादा कितना उत्पाद बन सकता है या कोई प्रतिक्रिया सिद्धांत रूप में हो भी सकती है या नहीं, ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने और डिजाइन करने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। मैं इस बात से तो सहमत हूं कि ऊष्मागतिकी हमें ऊर्जा परिवर्तनों और संभाव्यता के बारे में मूलभूत जानकारी देती है। लेकिन यहीं पर आप देखें तो इसकी व्यावहारिक सीमाएं साफ होने लगती हैं। जैसा कि स्रोत सामग्री में भी बताया गया है, ये हमें प्रतिक्रिया की गति यानी उसकी दर के बारे में कुछ नहीं बताती, बिल्कुल नहीं। और न ही ये उन खास कदमों या उस रास्ते के बारे में बताती है जिनसे अभिकारक रिएक्टेंट्स उत्पादों में, प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, जिसे हम क्रियाविधि या मैकेनिज्म कहते हैं। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सीमा है, एक फंडामेंटल लिमिटेशन। देखिए, ये जानना कि कोई प्रक्रिया सैद्धांतिक रूप से संभव है कई बार व्यवहारिक रूप से बिल्कुल नाकाफी होता है। अगर कोई प्रक्रिया ऊष्मागतिकीय रूप से तो ठीक है, अनुकूल है, लेकिन उसकी गति इतनी धीमी है कि उसे होने में सदियां लग जाएं, तो उस संभाव्यता का वास्तविक दुनिया में क्या महत्व रह जाता है ना? इसका सबसे मशहूर उदाहरण है हीरे का ग्रेफाइट में बदलना। ऊष्मागतिकी हमें बताती है कि सामान्य तापमान और दबाव पर हीरा अपने आप ही ग्रेफाइट में बदल सकता है। ये ऊर्जा के लिहाज से एक ठीक प्रक्रिया है, एक अनुकूल प्रक्रिया है। लेकिन क्या हम अपने आसपास ऐसा होते हुए देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा धीमी है, अवलोकनीय रूप से धीमी है कि हमारे जीवन काल में या शायद कई जीवन कालों में भी ये परिवर्तन नजर ही नहीं आता। तो ये दिखाता है कि सिर्फ ऊष्मागतिकीय संभाव्यता जानना कभी-कभी भ्रामक भी हो सकता है अगर हम दर पे ध्यान न दें। हाँ, हीरे का उदाहरण निश्चित रूप से दर के महत्व को तो उजागर करता है, बिल्कुल। लेकिन मैं इस पर जोर देना चाहूंगी कि संभाव्यता का निर्धारण पहला और आधारभूत कदम है। अगर ऊष्मागतिकी कहती है कि कोई प्रक्रिया संभव ही नहीं है, मान लीजिए डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव है, तो फिर उसकी दर या क्रियाविधि पर चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। हमें पता चल जाता है कि भाई उस दिशा में जाने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा लगानी ही होगी। उदाहरण के लिए सोचिए,
पानी का अपने आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना सामान्य परिस्थितियों में ये ऊष्मागतिकीय रूप से अनुकूल नहीं है। ये जानने के बाद ही हम ये समझ पाते हैं कि अच्छा, ऐसा करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस जैसी प्रक्रिया से ऊर्जा देनी होगी। तो ऊष्मागतिकी हमें संभावनाओं की सीमाएं बताती है। ये तय करती है कि कौन से दरवाजे खुले हैं और कौन से बंद, भले ये ना बताए कि खुले दरवाजों से गुजरने में कितना वक्त लगेगा। ये ज्ञान अपने आप में मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है। मैं समझ रहा हूं कि आप इसे एक शुरुआती चेक पॉइंट के रूप में देख रही हैं, लेकिन मेरा तर्क यह है कि व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए ये शुरुआती बिंदु अक्सर काफी नहीं होता। चलिए हीरे वाले उदाहरण पर ही लौटते हैं। ठीक है, मान लिया ये ऊष्मागतिकीय रूप से संभव है, लेकिन क्या कोई इंजीनियर या वैज्ञानिक सिर्फ इस जानकारी के आधार पर कोई प्रक्रिया डिजाइन करेगा? शायद नहीं, क्योंकि दर तो लगभग शून्य है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। ऊष्मागतिकी बिल्कुल साफ बताती है कि हवा और नमी की मौजूदगी में लोहे का ऑक्सीकरण यानी रस्टिंग एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया है। ये जानकारी उपयोगी है। ये हमें बताती है कि हाँ भाई, लोहा अपने आप सुरक्षित नहीं रहेगा, लेकिन ये हमें ये नहीं बताती कि जंग कितनी तेजी से लगेगा। क्या ये कुछ दिनों में होगा या सालों में? असल दर तो कई बातों पर निर्भर करती है। नमी कितनी है, तापमान क्या है, नमक है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो सिर्फ संभव है जानना हमें पूरी कहानी नहीं बताता कि हमें कितनी जल्दी सुरक्षात्मक उपाय करने की जरूरत है। सही कह रहा हूं ना? व्यावहारिक निर्णय लेने के लिए दर का ज्ञान अक्सर संभाव्यता के ज्ञान से ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने जंग लगने का अच्छा उदाहरण दिया, और मैं मानती हूं कि दर कई व्यावहारिक स्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चलिए ऊष्मागतिकी की एक और क्षमता पर ध्यान दें, संतुलन की स्थिति की भविष्यवाणी। ये जानना कि एक प्रतिक्रिया संतुलन पर कहाँ पहुंचेगी, मतलब अभिकारकों और उत्पादों का अंतिम अनुपात क्या होगा, ये रासायनिक प्रक्रियाओं को डिजाइन करने और उन्हें अनुकूलित करने के लिए बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर आप अमोनिया बना रही हैं, मान लीजिए हाबर-बॉश प्रक्रिया से, ऊष्मागतिकी आपको बता सकती है कि किस तापमान और दबाव पर आपको सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली सबसे ज्यादा अमोनिया मिल सकता है। ये आपको प्रक्रिया की अधिकतम संभव यूज यानी यील्ड की सीमा बताता है। इस जानकारी के बिना आप प्रक्रिया को अनुकूलित करने की शुरुआत कहाँ से करेंगी? आप कैसे जानेंगी कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो संतुलन की भविष्यवाणी हमें ये समझने में मदद करती है कि किसी सिस्टम की अंतिम मंजिल क्या है, भले ही यात्रा धीमी हो। ये औद्योगिक रसायन विज्ञान में तो एक अनिवार्य उपकरण है। संतुलन की भविष्यवाणी का महत्व, हाँ, मैं स्वीकार करता हूं। ये हमें सैद्धांतिक सीमाएं बताता है, जो निश्चित रूप से उपयोगी है। लेकिन फिर से वही सीमा सामने आ जाती है, समय की। ऊष्मागतिकी हमें ये तो बता देगी कि हाबर-बॉश प्रक्रिया में कम तापमान और उच्च दबाव पर संतुलन अमोनिया के पक्ष में होगा, पर ये नहीं बताएगी कि उस संतुलन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। असल में तो कम तापमान पर यह प्रक्रिया बहुत बहुत धीमी होती है। इसीलिए तो हमें उत्प्रेरक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ताकि प्रक्रिया को एक व्यावहारिक गति से चलाया जा सके, भले ही उत्प्रेरक संतुलन की स्थिति को नहीं बदलता। तो यहां भी संतुलन का ज्ञान अकेले काफी नहीं है। औद्योगिक व्यवहार्यता के लिए संतुलन की स्थिति और उस तक पहुंचने की दर, ये दोनों महत्वपूर्ण है। अगर संतुलन बहुत अच्छा है लेकिन वहां तक पहुंचने में मानो अनंत काल लगता है, तो वो प्रक्रिया बेकार है। इसी तरह आप देखिए, कई जैविक प्रक्रियाएं संतुलन से बहुत दूर संचालित होती हैं। असल में जीवन खुद ही एक गैर संतुलन अवस्था है। तो संतुलन का ज्ञान महत्वपूर्ण है, पर यह पूरी तस्वीर का बस एक हिस्सा है। आप सही कह रहे हैं कि उत्प्रेरक दर को बढ़ाते हैं और व्यावहारिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और मैं ये भी स्वीकार करती हूं कि ऊष्मागतिकी दर या क्रियाविधि प्रदान नहीं करती, स्रोत सामग्री भी इसे साफ करती है। लेकिन मैं इसे ऊष्मागतिकी की प्रवेशवाणी शक्ति की सीमा के बजाय एक दायरा या परिधि के रूप में देखती हूं। ऊष्मागतिकी का काम ऊर्जा और दिशा के बारे में बताना है, समय के बारे में नहीं। ये एक अलग, लेकिन आप कह सकती हैं पूरक विज्ञान यानी रासायनिक गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स के लिए आधार तैयार करता है, जो दर और क्रियाविधि का अध्ययन करता है। ऊष्मागतिकी हमें बताती है कि क्या कोई पहाड़ चढ़ना संभव है और उसकी चोटी कहाँ है। गतिकी हमें बताती है कि चढ़ाई कितनी तेज होगी और कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है।
आप गतिकी का अध्ययन कैसे करेंगी अगर आपको पता ही ना हो कि आप जिस प्रक्रिया का अध्ययन कर रही हैं वो ऊष्मागतिकीय रूप से संभव भी है या नहीं, या उसकी अंतिम अवस्था क्या हो सकती है? तो ऊष्मागतिकी वो नक्शा प्रदान करती है जिस पर गतिकी यात्रा की योजना बनाती है। इसलिए मैं तर्क दूंगी कि इसकी भविष्यवाणी शक्ति अपने दायरे में मौलिक और अपरिहार्य है। मैं इस नक्शे वाली उपमा से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं इसे एक मौलिक कमी के रूप में देखता हूं जो ऊष्मागतिकी की भविष्यवाणियों की सीधी प्रयोज्यता को, आप कह सकते हैं, गंभीर रूप से सीमित करती है। ये सिर्फ एक परिधि का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू गायब है जिसके बिना विश्लेषण अधूरा रह जाता है। दर और क्रियाविधि की जानकारी के बिना ऊष्मागतिकीय भविष्यवाणी अक्सर वास्तविक दुनिया के व्यवहार को समझाने में या तो विफल रहती है या कभी-कभी गलत दिशा भी दे सकती है। सिर्फ ये जानना कि चोटी मौजूद है, ये नहीं बताता कि आप वहां पहुंच भी सकते हैं या नहीं, या कैसे पहुंचेंगे। हो सकता है रास्ते में कोई बहुत बड़ी खाई हो, यानी एक उच्च सक्रियण ऊर्जा बाधा जिसे ऊष्मागतिकी नहीं देखती। फिर से हीरे का उदाहरण लें। ऊष्मागतिकी कहती है जाओ, लेकिन गतिकी कहती है रुको। व्यवहार में गतिकी जीत जाती है। इसी तरह कई प्रतिक्रियाएं जो ऊष्मागतिकीय रूप से बहुत अनुकूल होती हैं, उन्हें शुरू करने के लिए सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ऊष्मागतिकी हमें उस ऊर्जा बाधा के बारे में कुछ नहीं बताती। तो ये सिर्फ एक पूरक क्षेत्र के लिए आधार नहीं है, बल्कि ये ऊष्मागतिकीय भविष्यवाणी की अपनी व्यावहारिक उपयोगिता पर एक सीधा प्रतिबंध है। इसे एक मामूली चूक कहना मेरे विचार में समस्या को कम आंकना है। आपकी बात में वजन है कि सक्रियण ऊर्जा और क्रियाविधि महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें गतिकी संभालती है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि ऊष्मागतिकी हमें ऊर्जा परिवर्तनों और प्रतिक्रिया की दिशा के बारे में एक पूर्ण मूलभूत समझ प्रदान करती है। पूर्ण इस मायने में कि यह ऊर्जा के स्तर पर अंतिम सत्य बताती है। कौन सी अवस्था ज्यादा स्थिर है, ऊर्जा किधर बहेगी, सिस्टम स्वतः किस दिशा में जाएगा और उसकी अंतिम संतुलन अवस्था क्या होगी। यह प्रकृति के मूलभूत नियमों, ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित है, जो ब्रह्मांड में ऊर्जा के प्रवाह और पदार्थ के रूपांतरण को नियंत्रित करते हैं। यह हमें बताती है कि ऊर्जा के दृष्टिकोण से क्या संभव है। यह अपने आप में एक संपूर्ण वैचारिक ढांचा है, भले ही ये समय के पहलू को संबोधित न करे। यह उस अंतिम गंतव्य को परिभाषित करता है जो सिस्टम स्वाभाविक रूप से जाना चाहेगा अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो। मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस पूर्ण समझ वाले तर्क से सहमत नहीं हो सकता। मेरे विचार में ये केवल एक आंशिक समझ है, क्योंकि ये यात्रा यानी दर और क्रियाविधि के बारे में कुछ नहीं बताती, सिर्फ संभावित गंतव्य के बारे में बताती है। और जैसा हमने चर्चा की, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए, चाहे वो लैब हो, उद्योग हो या प्रकृति हो, यात्रा अक्सर गंतव्य जितनी या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये जानना कि ए बी में बदल सकता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि ये 1 माइक्रोसेकंड में होता है या 10 लाख साल में, या ये किन मध्यवर्ती चरणों, इंटरमीडिएट्स से गुजरता है जो शायद हानिकारक हो या आगे की प्रतिक्रियाओं के लिए जरूरी हो, तो हमारी समझ बहुत सीमित है। एक पूर्ण रासायनिक समझ के लिए ऊष्मागतिकी और गतिकी दोनों का एकीकरण, मतलब दोनों को साथ में देखना जरूरी है। अकेले ऊष्मागतिकी भविष्यवाणी की व्यावहारिक उपयोगिता के मामले में केवल आधा रास्ता ही तय करती है। ये हमें बता सकती है कि कार सैद्धांतिक रूप से दिल्ली से मुंबई जा सकती है, हाँ, लेकिन ये नहीं बताती कि रास्ते में कितना ट्रैफिक मिलेगा या इंजन कितनी तेजी से चल सकता है। तो अब अपनी बात को संक्षेप में कहूं तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि रासायनिक ऊष्मागतिकी किसी प्रतिक्रिया की संभाव्यता और संतुलन स्थिति की भविष्यवाणी करने के लिए एक अनिवार्य और आधारभूत उपकरण है। यह ऊर्जा परिवर्तनों और पदार्थ की स्थिरता की हमारी समझ की नींव रखती है और ये परिभाषित करती है कि प्रकृति के नियमों के अनुसार क्या संभव है और किस हद तक। यह ज्ञान आगे के अध्ययनों जैसे किनेटिक्स के लिए आवश्यक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि जबकि संभाव्यता और संतुलन का ज्ञान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन प्रक्रिया की दर और क्रियाविधि पर जानकारी का अभाव ऊष्मागतिकी की भविष्यवाणियों की व्यावहारिक उपयोगिता को काफी हद तक सीमित कर देता है।
सिर्फ ये जानना कि कुछ सैद्धांतिक रूप से संभव है हमेशा पर्याप्त नहीं होता, और जैसा हमने देखा कभी-कभी भ्रामक भी हो सकता है, जैसे हीरे से ग्रेफाइट या लोहे में जंग लगने जैसे उदाहरणों में। एक पूरी और व्यवहारिक तस्वीर के लिए हमें ऊष्मागतिकी के साथ साथ गतिकी पर भी विचार करना होगा। हाँ, तो यह स्पष्ट है कि रासायनिक ऊष्मागतिकी रासायनिक परिवर्तनों की हमारी समझ का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो संभाव्यता, ऊर्जा और संतुलन पर एक अनूठा और शक्तिशाली दृष्टिकोण प्रदान करती है। बिल्कुल, और यह भी उतना ही स्पष्ट है कि इसकी भविष्यवाणियों की वास्तविक दुनिया में उपयोगिता का आकलन करते समय हमें इसकी सीमाओं को विशेष रूप से दर और क्रियाविधि के संबंध में ध्यान में रखना होगा। स्रोत सामग्री में इन जटिल अवधारणाओं और उनके बीच की जो रिश्ते हैं, उन पर निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है।